आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए का मतलब होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होती है जो पैतृक सूचनाओं को क्या करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, प्रदर्शित करने का कार्य करता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है तो पाई कहाँ जाती है, ये एक आनुवंशिक पदार्थ होती है। यह हमारे क्या सभी प्रकार के क्या कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक सूचनाओं को क्या करता है, संतानों में प्रकट करने का कार्य करता है, जिससे उसका क्या हो सकता है, जैसे आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, या हो सकता है क्या है, उसकी क्या पहचान किया जा सकता है। वो अपने ही पीढ़ी को क्या करते हैं, बढ़ावा करने का कार्य करते हैं। और साथ साथ इनमें क्या होता है, जो भी जैविक पदार्थ पाए जाते हैं वो कहाँ पाई जाती है, वो डीएनए में ही पाया जाता है। या हम बात करें जैसे कोई हमें नया प्राणी हमें क्या मुझे प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, डीएनए की खंडों को क्या करते हैं, उसका हम अलगाव करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, जैसे डीएनए से समझिए कि हमें कोई नया लक्षण लेके आना है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए के खंडों को पहचान करके उसके खंडों को अलग करके जो भी हमें नया खंड आना होता है उसमें क्या करते हैं, उसको हम उसमें प्रेषित कर देते हैं, जिसके माध्यम से जो हमें नई संतति प्राप्त होने वाली है, एक अच्छे गुण वाले हमें क्या है कि हमें जातियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। और जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए को जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैविक घड़ी का मतलब क्या होता है, वह आनुवंशिक पदार्थ जो एक निश्चित या निर्धारित समय पर पीढ़ी एकांतर होती है। जैसे पिता था, पिता से पुत्र में गया, फिर वो कभी क्या पिता बनेगा, तो उसके माध्यम से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होते रहते हैं, ठीक है। या तो आप कॉमन सेंटेंस में आप समझ लीजिए, जैसे क्या है कि आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो मानव जाति होती है ये क्या होती है, ये बंदर की ही प्रजाति क्या है कि मौजूद है, मतलब कि बंदर की जाति के द्वारा ही क्या हुआ है, मानव उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। तो हमें कैसे पता चला, हमें यही तो पता चला ना कि हमें क्या था कि हमने डीएनए के माध्यम से वो पता चलता है। तो डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं, मतलब कि डीएनए का वह खंड जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम किसी प्राणी की पहचान करते हैं। तो डीएनए के विशिष्ट खंडों को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी रेपिस्ट का यदि पता लगाना है या किसी में माता पिता के पुत्र से पहचान करना है, तो हम क्या करते हैं, हम डीएनए के विशिष्ट खंडों को क्या करते हैं, उसके साथ हम क्या करते हैं, मैचिंग कराते हैं। तो मैचिंग करने का काम क्या होता है, जो डीएनए के जो विशिष्ट खंड होते हैं, मतलब कि पैलिंड्रोम की सहायता से क्या करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये जो डीएनए होता है, डीएनए के बाहर एक पतली सी आवरण पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको सिस्ट नामक आवरण कहा जाता है। और ये भी कहा गया है कि डीएनए का निर्माण विटामिन B12 के द्वारा हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा हुआ है, जो डीएनए था, डीएनए का निर्माण कैसे हुआ है, विटामिन B12 के द्वारा हुआ है। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो डीएनए होती है ये क्या होती है, द्विपाली संरचना में पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल पढ़ते हुए जाएंगे। यदि आप हमारे साथ यदि नए हैं तो कृपया इस वीडियो को क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको क्या है, नए नए वीडियो आपको डेली का उतरेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और साथ साथ आपकी जो तैयारी होगी काफ़ी बेहतर और शानदार होगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। कहलाता है जो डीएनए होता है, तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना 25 अप्रैल 1953 ईस्वी में दिया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की संरचना कितने समय दिया था, 25 अप्रैल 1953 ईस्वी में दिया था, ठीक है। और इन्होंने कौन सी संरचना दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बी डीएनए की संरचना को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। और वही बी डीएनए कहाँ पाई जाती है, मानव के शरीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मानव के शरीर में। मतलब कहा जाए तो वाटसन और क्रिक को डीएनए का क्या कहा गया है, पिता कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की द्विपाली संरचना अर्थात बी डीएनए को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। कितने सन में, 25 अप्रैल 1953 ईस्वी किया था। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए डीएनए का क्या कहा जाता है, इन्हें पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें डीएनए का इन्हें पिता कहा जाता है, ठीक है। और डीएनए की कुंडली संरचना सबसे पहले किसे दिया था, फ्रैंकलिन एवं विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। डीएनए की कुंडली संरचना का मतलब क्या होता है, कुंडली का मतलब होता है कि जैसे हम कोई डीएनए की संरचना बनाते हैं,
तो डीएनए की संरचना यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपको बीच में यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है वाला भाग, तो इसको क्या बोलते हैं, इस भाग को बोलते हैं कुंडल बोलते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए की जो कुंडली संरचना होती है इसको सबसे पहले किसने दिया था, तो डीएनए की कुंडली संरचना सबसे पहले किसने दिया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की कुंडली संरचना दिया था। और साथ साथ इनके ये कुंडल में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा सकते हैं, तो इनके डीएनए में लगभग क्या है कि 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा सकते हैं। मतलब इसमें जो होगा ना, जैसे एडेनिन से थायमिन, ग्वालिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ता है, तो इस तरीके से जुड़ेगा ना, तो इनकी संख्या को हम काउंट करेंगे। जैसे हमने बनाया डीएनए की संरचना बनाया, इस तरीके से जब डीएनए की संरचना बनेगी तो यहाँ पे क्या होता है, एडेनिन से थायमिन, ग्वालिन से हमेशा क्या जुड़ेगा, साइटोसिन। तो इनकी नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से काउंट करेंगे। इनमें क्या पाई जाती है, एक कुंडल का मुड़ाव लगभग कितने होगा, 10 न्यूक्लियोटाइड्स में होगा। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, न्यूक्लियोटाइड्स को हम डीएनए के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलते हैं, डीएनए का अणु कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डीएनए का अणु कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का क्या करता है, अणु कहा जाता है। और कहा जाता है भी कि एक डीएनए में लगभग क्या है, 1000 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स पाए जा सकते हैं। और साथ साथ ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए का क्या बोलते हैं, अणु कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि डीएनए की खोज सबसे पहले किसने किया था, फ्रेडरिक मिचेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कितने सन में, 1869 ईस्वी में। कहाँ से, उन्होंने कहा किया था, मेवाद या कोशिका का जो सफेद तरल पदार्थ होता है, तो वहां से इन्होंने किसकी खोज किया था, इन्होंने डीएनए की खोज किया था। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिचेल नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ से किया था, मेवात। मेवात को हम लोग कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, उसको पीप कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग पीप बोलते हैं। मतलब कि कोशिका से जो सड़न नहीं होता था, सड़न से एक क्या निकलता है, एक सफेद चिपचिपा पदार्थ, बदबूदार एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, तो उसको पीप कहा जाता। तो उन्होंने पीप से क्या किया था, डीएनए की खोज किया था। ठीक है, इसलिए डीएनए का क्या कहा गया, इन्हें फाउंडर कहा गया। और इन्होंने डीएनए को क्या शब्द दिया था, इन्होंने डीएनए को न्यूक्लियस शब्द के नाम से क्या किया था, उसको उन्होंने पुकारा था। उन्होंने कहा कि जो डीएनए इसको क्या कहा था, इसको न्यूक्लियन कहा था। क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक है, और एक डीएनए में हमेशा कितने कुंडल पाए जाते हैं, हमेशा 2 कुंडल पाए जाएंगे। यदि हम कोई भी डीएनए यदि हम बनाते हैं तो एक डीएनए में हमेशा कितना हमको कुंडल मिलेगा, हमको हमेशा 2 ही कुंडल प्राप्त होंगे, 1 और 2। मतलब एक डीएनए में हमें कंप्लीट कुंडल कितना मिलेगा, 2 कुंडल प्राप्त होंगे। ठीक है, और साथ साथ एक कोशिका में एक डीएनए की लंबाई कितनी होगी, तो एक कोशिका में डीएनए की लंबाई कितना होता है, 2 या 2.5 मीटर होगा। मतलब कि यदि हम एक कोशिका ले लें तो कोशिका में जो भी हमारे पास जो डीएनए मौजूद होगा, तो उस डीएनए की लंबाई कितना होगा, या तो 2 मीटर होगा या तो कितना होगा, 2.5 मीटर होगा। ठीक है, लेकिन इसकी संपूर्ण लंबाई कितना होगा कि 2 के पावर 2.5 इंटू 10 के पावर 11 किलोमीटर इसकी कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी। मतलब कहा जाए तो जो मानव का शरीर है, तो मानव के शरीर में लगभग 25 अरब किलोमीटर इसकी क्या होती है, डीएनए की लंबाई होती है। और एक मानव के शरीर में लगभग डीएनए यदि हम ग्राम के हिसाब से बात करें तो कितना होगा, लगभग 80 से 100 ग्राम। मतलब कि मानव के शरीर में क्या पाई जाएगा, डीएनए पाई जाएगी। कितना पाया जाएगा, 80 से 100 ग्राम। और जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए के बाहर एक पतली सी आवरण पाई जाती है, जो डीएनए को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। मतलब उसको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करेगा, तो डीएनए के बाहर एक पतली सी आवरण पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सिस्ट नामक आवरण कहा जाता है। क्या कहेंगे, सिस्ट नामक आवरण कही जाती है, जो डीएनए को चारों तरफ से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और जो अम्ल जो डीएनए होती है, तो डीएनए यदि प्रकृति देखा जाए तो ऋणात्मक होते हैं और अम्लीय होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, ऋणात्मक एवं अम्लीय होते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए का जो पीएच मान है वो स्थिर नहीं रहता है, वो अपने स्वेच्छा के अनुसार वो अपने को क्या करते हैं, वो बदलते रहते हैं। और डीएनए का टूटना एवं बनना उसे क्या बोलते हैं, उसे द्विगुणन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको द्विगुणन कहा जाता है। ठीक है, और हमने आपको भी बता रखा है
कि डीएनए के कुंडल में कितने पाए जाते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाएंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। जैसे देखिए, हम एक डीएनए का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए पाई जाती है। कहा जाता है जो डीएनए के जो बाहरी चौड़ाई होती है, बाहर की, मतलब कि हम यहाँ तक देखेंगे कि मतलब डीएनए का जो बाहरी सरफेस है वो कितना है, कितना होता है, ये होते हैं 20 एंगस्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 20 एंगस्ट्रॉन होंगे। और इनके बीच का जो स्पेस होगा कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होगा। और साथ साथ यहाँ से भी हम एक इनके 2 कुंडल की लंबाई ले लें तो कितना होगा, 2 कुंडल की लंबाई कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉन। और इनकी जो ये पट्टी बनी होती है ना, जो पट्टी बना है, तो इस पट्टी की भी अपनी एक मोटाई होता है। कितना होता है, 0.34 एंगस्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 0.34 एंगस्ट्रॉन होता है। और देखिए जहां से क्या क्वाइलिंग हुआ, जहां से मुड़े हुए भाग है, जहां से यहाँ से देखिए मुड़ा हुआ भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक मुड़ा हुआ भाग कितना होगा, ये होंगे 6 एंगस्ट्रॉन होगा। कितना होगा, 6 एंगस्ट्रॉन होता है। और के डब्बे में हमेशा क्या होता है, एडेनिन से थायमिन, और ग्वानिन से हमेशा क्या होगा, ग्वानिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ी होती है। तो हम इसी बॉक्स की बात करें, इस बॉक्स में कितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा, कितना न्यूक्लियोटाइड्स होगा, न्यूक्लियोटाइड संख्या कितनी होगी, 10 होती है। कितनी होती है, एक डब्बे में 10 होता है। ठीक है। और सबसे खास बात ये भी है कि जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए हमेशा क्या होता है, ये दक्षिणावर्त होते हैं। जो भी डीएनए होता है ये क्या होंगे, दक्षिणावर्त होंगे, मतलब कि हमेशा ये क्लॉकवाइज होते हैं ये। ठीक है। और एक डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर होता है। और डीएनए की संपूर्ण लंबाई मानव में लगभग 25 अरब इसकी लंबाई होती है। और मानव शरीर में कितना ग्राम डीएनए पाया जाता है, कितना पाया जाएगा, 80 से 100 ग्राम डीएनए पाई जाती है। और डीएनए का काम ही होता है कि आनुवंशिक पदार्थों क्या करता है, स्थानांतरण करना होता है। क्या होता है, स्थानांतरण करना होता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए के 1 ग्राम में लगभग कितना सूचना पाई जाएगी, 700 टेराबाइट सूचनाएं पाई जाती है। मतलब कि 1 ग्राम डीएनए में लगभग 700 टेराबाइट क्या पाई जाएगी, सूचना पाई जाती है। ठीक है। और डीएनए एक प्रकार क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। क्या होती है, डीएनए एक प्रकार की क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मानव के शरीर में कितना ग्राम डीएनए पाया जाएगा, 80 से 100 ग्राम तक डीएनए पाई जाती है। ठीक है। और एक समसूत्री विभाजन के लिए लगभग 4 पिकोग्राम से 8 पिकोग्राम डीएनए की क्या होगी, आवश्यकता होगा। लेकिन समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, समसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि हमारे पास से कोई कोशिका है, वो किसी भी कारणवश हो सकता है पुरानी हो गई थी या अपनी संख्या को बढ़ाना था। आखिर हमें समझते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्यों है। कोशिका विभाजन होता है जीन के द्विगुणन के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। यदि आपसे कभी भी कोई भी पूछे सवाल तो आप सीधा सीधा उसका आंसर देंगे, कोशिका विभाजन का जरूरी इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ का जीन का क्या होना चाहिए, द्विगुणन होना चाहिए। तो जीन के द्विगुणन के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, वरना कोशिका की कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। कोशिका विभाजन इसीलिए करती है क्योंकि वहाँ पे किसकी जरूरत होगा, वहाँ पे जीन का द्विगुणन होगा। और जीन का द्विगुणन होगा तभी तो उसके पास सूचना जाएगी। जब सूचना जाएगा तो सारे कार्यों को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है। चलिए आपको चलते हुए भी बता दें कि जो जीन होती है, तो जीन जो होता है ना, इसके पास जीन की जो कार्यात्मक इकाई किसको कहा गया है, सिस्ट्रांड को कहा जाता है। ठीक है। तो सिस्ट्रांड क्या होती है, जीन की कार्यात्मक इकाई होती है। जीन क्या होता है, जो जीन की कार्यात्मक इकाई किसे कहा गया है, सिस्ट्रांड को कहा गया है। किसको कहा गया है, सिस्ट्रांड को। तब हमेशा याद रखिए, जीन की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा गया है, सिस्ट्रांड कहा गया है। अर्थात जो सिस्ट्रांड नहीं है वो जीन की क्या है, कार्यात्मक इकाई है। क्या है, कार्यात्मक इकाई कहा गया है। ठीक है। तो जीन का कार्यात्मक इकाई कौन है, सिस्ट्रांड है। ठीक है।
ठीक है, चलिए एक सीरीज से इसको हम और देख लेते हैं। जैसे देखिए, कहा रहता है कि एक जीन में अनेकों क्या पाए जाते हैं, अनेकों सिस्टरान पाए जाते हैं। एक जीन में अनेकों सिस्टरान पाए जाते हैं और एक सिस्टरान में अनेकों रेकान पाए जाते हैं। ठीक है, और एक रेकान में अनेकों क्या पाए जाते हैं, अनेकों म्यूटान पाए जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, आपको ये सीरीज हमको याद रखना होगा कि एक जीन में अनेकों सिस्टरान पाए जाते हैं और एक सिस्टरान में अनेकों रेकान पाए जाते हैं और एक रेकान में अनेकों म्यूटान पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो जीन होता है, ठीक है, तो जो जीन होता है, तो सबसे खास बात है, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले जोहानसन नामक वैज्ञानिक किया था। किसने किया था, जोहानसन नामक वैज्ञानिक किया था। और सिस्टरान, रेकान, म्यूटान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, बेंजर नामक वैज्ञानिक किया था। किसने, बेंजर नामक वैज्ञानिक ने सिस्टरान, रेकान और म्यूटान शब्द का उपयोग किया था। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था, सिस्टरान, रेकान, म्यूटान शब्द का प्रयोग बेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और जो जीन होता है, तो जीन डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। या तो वैसे भी कह सकते हैं, तो जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, और इसके बाद जो सिस्टरान होता है, तो सिस्टरान बोलता क्या है कि ऐसा जीन जो क्या करता है, डीएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को क्या करता हो, व्यवस्थित करने का कार्य करता है। सिस्टरान का मतलब होता है क्या है, जीन का वह भाग जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को क्या करता हो, व्यवस्थित करने का कार्य करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिस्टरान बोलते हैं। और जो रेकान होता है, तो रेकान क्या होता है, तो डीएनए का वह खंड या ऐसा जीन जिसमें स्वयं में विभाजन करने की क्षमता पाई जाए, उसे रेकान कहा जाता है। रेकान का मतलब ऐसा जीन जिसमें स्वयं में विभाजन करने की क्या पाई जाए, अपार क्षमता हो, तो उसे रेकान कहा जाता है। फिर आते हैं म्यूटान आते हैं, तो म्यूटान का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा जीन जिसमें क्या पाया जाता है, उत्परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाए। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि शरीर में अचानक कोई नया लक्षण चला आया, जैसे 6 उंगली का निकलना, बालों का सफेद होना। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। तो उत्परिवर्तन में क्या, शरीर में अचानक लक्षणों का उत्पन्न होना, तो उसे क्या बोलते हैं, वो म्यूटान के द्वारा हुआ है। ठीक है, रेकान का मतलब जो स्वयं में विभाजन कर सके, मतलब डीएनए का वह खंड जिसमें स्वयं में विभाजन करने की क्षमता पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, रेकान बोल दिया हमने। सिस्टरान मतलब ऐसा जीन या ऐसा डीएनए का भाग जिसमें क्या पाया जाए, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को व्यवस्थित करने का क्या पाया जाए, क्षमता पाई जाए। फिर आते हैं जीन आते हैं, तो डीएनए का वह छोटा से छोटा खंड जिसमें क्या पाया जाए, आनुवंशिक सूचनाएं निहित हो या सूचनाएं पाई जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जीन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जब डीएनए टूटता है, तो डीएनए जो टूटता है ना, तो डीएनए से बनता क्या है, तो डीएनए से टूट के क्या बनता है, न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लियोसोम बनता है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा, सोलेनोइड्स बनता है। सोलेनोइड से क्रोमैटिन तंतु बनता है। ठीक है, क्रोमैटिन तंतु से क्रोमैटिड्स बनता है। ठीक है, क्रोमैटिड से क्या बनेगा, क्रोमैटिड्स हमारा बन जाएगा गुणसूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुणसूत्र बन जाते हैं। ठीक है, और यही गुणसूत्र यदि फिर कॉइल हो गया, फिर डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, हमेशा टूटते बनते रहते हैं। मतलब डीएनए से क्या बनेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन से न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम से सोलेनोइड्स बनेगी, सोलेनोइड से क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन तंतु से क्रोमैटिड, क्रोमैटिड से गुणसूत्र, फिर गुणसूत्र से पुनः क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएंगे। यदि हम एक चैन श्रृंखला की बात करें, डायमीटर व्यास की बात करें, तो डीएनए का व्यास कितना होता है, 2 NM व्यास होता है। क्या होता है, हम इनकी व्यास की बात कर रहे हैं।
व्यास समझ होता है क्या, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गुड़ाई, जो भी होता है ना सम्मिलित रूप से उसको निकाला जाता है। इसका व्यास कितना हो गया, 2 NM हो गया। ठीक है, फिर इसका न्यूक्लियोप्रोटीन कितना होता है, इसका होता है 11 NM होता है। कितना होता है, 11 मतलब 11 NM होगा। और न्यूक्लियोसोम का कितना हो गया, इसका हो जाएगा 14 NM हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 NM हो जाएगा। सोलेनोइड का कितना हो जाएगा, सोलेनोइड हो जाएगा 30 NM हो जाएगा। कितना हो जाएगी, 30 NM। ठीक है, फिर इसके बाद क्रोमेटिन तंतु कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 300 NM हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका क्रोमेटिड्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 700 NM हो जाएगा। फिर गुणसूत्र कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा 1400 NM व्यास हो जाता है। ठीक है, इस हिसाब से इनके क्या मिलकर रहते हैं, व्यास या डायमीटर आप कर सकते हैं। डीएनए का डायमीटर कितना है, तो 2 NM है। और न्यूक्लियोप्रोटीन का कितना है, 11 NM है। न्यूक्लियोसोम का 14 NM है। सोलेनोइड्स का 30 NM होगा। क्रोमेटिन तंतु का 300 NM, क्रोमेटिड्स का 700 NM और गुणसूत्र का कितना हो जाएगा, 1400 NM हो जाएगा। इस हिसाब से इनके क्या होते हैं, इनके डायमीटर बनते रहते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि डीएनए में 2 नाइट्रोजन क्षार समूह पाए जाते हैं। डीएनए कितने पाए जाएंगे, डीएनए में 2 नाइट्रोजन क्षार समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सा, प्यूरिन और पिरिमिडिन पाई जाती है। कौन कौन से पाए जाएंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। जो नाइट्रोजन क्षार समूह के कितने, 2 हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्यूरिन हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरिमिडिन हो जाएगा। तो प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन होती है और ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन में थायमिन और साइटोसिन जाता है। जब इनका जुड़ाव होता है, जब इनका जुड़ाव होगा तो जुड़ाव में कैसे जुड़ेंगे, एडेनिन से हमेशा थायमिन जुड़ता है और ग्वानिन से हमेशा क्या जुड़ेगा, ग्वानिन से हमेशा साइटोसिन जुड़ता है। ठीक है, इस तरीके जुड़ते हैं। लेकिन कहते हैं जब डीएनए होता है तो डीएनए जब टूटता है किसमें टूटता है, आरएनए में। ठीक है, जब डीएनए टूट के किसमें टूटता है, आरएनए में। फिर आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाएगा, अनुलेखन। ठीक है, अनुलेखन कहलाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आरएनए से डायरेक्ट क्या बन जाता है, डीएनए। बोला कि आरएनए से कभी क्या हो जाता है, डीएनए भी बन सकता है। तब इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विपरीत अनुलेखन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विपरीत अनुलेखन कर सकते हैं, या इस परिभाषा में क्या कर सकते हैं, टीनिज्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टीनिज्म नामक प्रक्रिया कर सकते हैं। क्या कहेंगे, टीनिज्म कहेंगे। और टीनिज्म खोज किसने किया था, टेमिन और बाल्टीमोर ने किया था 1970 में। बोला कि टेमिन और बाल्टीमोर ने 1970 ईस्वी में यह कहा कि कभी कभी आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, जिसको बोला गया क्या, विपरीत अनुलेखन कहा गया या कहा गया टीनिज्म कहा गया था। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसे क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं अनुवादन। क्या बोलते हैं, अनुवादन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे अनुवादन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एक ही दिशा में रहा, डीएनए था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन गया। इस श्रृंखला को हम कॉमन भाषा में क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं सेंट्रल डोग्मा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। ठीक है, और सेंट्रल डोग्मा की खोज फ्रांसिस क्रिक ने किया था। किसने किया था, किसने किया था, इसकी खोज फ्रांसिस क्रिक ने किया था। क्रिक ने किया था कितने सन में, 1958 में। 1958 ईस्वी में फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रल डोग्मा की क्या किया था, खोज किया था। तो सेंट्रल डोग्मा का मतलब क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें डीएनए अपनी समुचित आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए के पास भेज देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। मतलब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, डीएनए से बन क्या रहा है, प्रोटीन बन रही है ना। डीएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। डीएनए से प्रोटीन बन रही है। अब सोचना चाहिए जिसके पास जाए, तो यही कहा जाता है कि जब डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए के पास भेज देता है, जिसके द्वारा क्या हो सके, प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। मतलब कि डीएनए अपनी आनुवंशिक सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए के पास भेज देता है, जिसे क्या करता है, जिसे
सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। और सेंट्रल डोग्मा को सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1958 ईस्वी में इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है। और सेंट्रल डोग्मा के दो रास्ते होते हैं या दो पथ होता है, एक होता है अनुलेखन, दूसरा होता है अनुवादन। सेंट्रल डोग्मा कितने भाग होते हैं? दो। सेंट्रल डोग्मा के दो भाग होता है, अनुलेखन और अनुवादन। अनुलेखन का मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाएगा? अनुलेखन। आरएनए से प्रोटीन बनना अनुवादन कही जाएगी। आरएनए से प्रोटीन बना तो अनुवादन हो गया, डीएनए से आरएनए बना तो इसे क्या कहेंगे? इसे अनुलेखन कहा जाएगा। ठीक है। और डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड किसे बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि क्या होता है बताइए? न्यूक्लियोटाइड के साथ डीएनए के अणु जो होते हैं, तो डीएनए के अणुओं को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। और डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? तो डीएनए की प्रकृति ऋणात्मक होता है। डीएनए कैसा होगा? ऋणात्मक प्रकृति का होगा। ठीक है। और डीएनए कैसा होता है? डीएनए अम्लीय होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं तो जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए का कोई एग्जैक्ट पीएच वैल्यू नहीं होती, मतलब इसका स्थिर पीएच वैल्यू नहीं होता है। ठीक है। और इसके बाहर क्या पाई जाती है? सिस्ट नामक आवरण पाया जाता है। मतलब जब डीएनए होगा ना, तो डीएनए के बाहर कौन सी आवरण पाई जाएगी? सिस्ट नामक आवरण पाई जाती है। ठीक है। और डीएनए एक जैविक पदार्थ होता है। ठीक है। जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है। डीएनए वह जैविक पदार्थ होता है जिसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अब कहीं भी, अब कोई भी पदार्थ यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कहीं भी खोजते हैं तो आपको सबसे ज्यादा यदि कोई जैविक पदार्थ होगी जिसमें नाइट्रोजन होगा तो आप क्या कहेंगे? उसे आप डीएनए कहेंगे। ठीक है। और डीएनए के सबसे छोटे रूप क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है। और एक चीज और, डीएनए में पाई जाने वाली दोनों पालियां क्या होंगी? एक दूसरे के प्रति क्या होंगी? समानांतर होती हैं। ठीक है। जैसे बात करिए, हमारे पास डीएनए है, ये डीएनए बना दिया, तो डीएनए के जो दोनों पालियां हैं एक दूसरे की क्या होंगी? एक दूसरे की ये समानांतर होती हैं, मतलब छोटी बड़ी नहीं होगी। यदि बाई मिस्टेक गलती से भी यदि छोटी बड़ी हो गई तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अनुषंगी डीएनए कहा जाएगा। अनुषंगी डीएनए कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए और लघु अनुषंगी डीएनए होता है। क्या होगा? सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए और लघु अनुषंगी डीएनए के नाम से क्या होगा? उन्हें जाना जाएगा। ठीक है। सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए और लघु अनुषंगी डीएनए कहा जाएगा। ठीक है। और डीएनए की दोनों कुंडली की लंबाई कितना होता है? तो 34 एंगस्ट्रॉन होगा। डीएनए की पाली की मोटाई कितना होगा? 0.3 एंगस्ट्रॉन होगा। डीएनए एक प्रकार की क्या होती है? जैविक अणु होता है। क्या होता है? डीएनए एक प्रकार की जैविक अणु होता है। ठीक है। और इसका यूकैरियोटिक में डीएनए किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन बना होता है। किसका बना होगा? हिस्टोन प्रोटीन का। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे 5 प्रकार के यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? H1, H2A, इसका H2B, H3 और H4। ठीक है। यहाँ पे 5 प्रकार के यूज किए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन बना किसका होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन बना होता है आर्जिनिन एवं लाइसिन के बने होंगे। किसके? आर्जिनिन एवं लाइसिन का बना होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होगा ना, हिस्टोन प्रोटीन किस चीज का बना होगा? आर्जिनिन और लाइसिन के बने होते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन कितना होता है? तो 5 प्रकार के होते हैं। H1, H2A, H2B3 और H4 होता है। ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे 5 पाई जाएगी। और हिस्टोन प्रोटीन बना किसका होता है? आर्जिनिन एवं लाइसिन का बना होता है। ठीक है। और इनकी जो पालियां होती हैं इस सांप की भांति एक दूसरे से क्या होती हैं? उलझी हुई होती हैं। दैट्स आर ट्विस्टेड टू ईच अदर लाइक ए स्नेक। बोले सांप की भांति क्या हो रही हैं? आपस में दूसरे से क्या हो रही है? उलझ रही है। तो सांप की भांति दूसरे से क्या होती है? उलझी होती है। ठीक है। और डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसको सबसे पहले प्रमाणित किसने किया था? हर्शी एवं चेस नामक वैज्ञानिक कितने सन में? 1952 ईस्वी में किया था। तो हर्शी एवं चेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आनुवंशिक शब्द का क्या किया था? उन्होंने प्रमाणित किया था। क्या किया था? उन्होंने प्रमाणित किया था। ठीक है। और डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। क्या होते हैं? वाहक होते हैं। और डीएनए का टूटना एवं बनना क्या होता है? पॉलीमरेज श्रृंखला कही जाती है। क्या कही जाती है? पॉलीमरेज श्रृंखला के नाम से क्या होता है? उसको जाना जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात यह है
कि जो डीएनए होता है डीएनए को काटने के लिए क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा, डीएनए काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्या कहता है, उपयोग किया जाता है। और डीएनए को खंडों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम को यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, लाइगेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और डीएनए सारणी का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र किस अवस्था में होगा, यस अवस्था में होता है। मतलब कि जो डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होगा, वो यस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में 2 अक्ष होते हैं और डीएनए में क्या पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाएगी। कौन सी शर्करा पाई जाएगी, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, डीएनए में सभी सूचनाएं क्या होती हैं, एक कोड ग्रुप में पाई जाएंगी। किसमें, कोड ग्रुप में पाई जाती हैं। और आप एक चीज ये भी याद रखिए, यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में जो केंद्र कहाँ पाया जाएगा, एक केंद्रक द्रव्य में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, केंद्रक द्रव्य, मतलब कि यहाँ पे भी एक पाई जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। यदि हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में उनके जो डीएनए होते हैं ना, एक कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े होते हैं। क्या होंगे, वैसे बिखरे पड़े होंगे। तो इनके जो केंद्रक के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इनके डीएनए को जीनोफोर, न्यूक्लियाइड्स, नग्न डीएनए या वृत्ति डीएनए कहा जाता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए पाई जाती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको वृत्ति डीएनए, नग्न डीएनए, ठीक है, जीनोफोर या न्यूक्लियाइड के नाम से इसलिए कहा गया ना, क्योंकि उनके बाहर कोई भी आवरण या कोई परत नहीं पाई जाती है। वो कहाँ पाए जाते हैं, वैसे स्वतंत्र घूमते रहते हैं। और एक चीज ये भी याद रखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ना, तो उनमें डीएनए का जो पैकेजिंग जो बना होता है, किसका बना होगा, पॉलीअमीन्स के बने होते हैं। किसके बने होंगे, पॉलीअमीन्स के बने होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक का कोशिका कहाँ पाया जाता है, केंद्रीय द्रव्य में, और प्रोकैरियोटिक का कहाँ पाया जाएगा, वो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने अभी यूज किया था कि जो प्यूरिन और पिरिमिडिन होते हैं, तो इसमें क्या पाया, जैसे प्यूरिन हो गया तो एडेनिन ग्वानिन हो गया, और पिरिमिडिन क्या हो गया, थायमिन और साइटोसिन हो गया। ठीक है, और एक डीएनए में लगभग कितने कुंडल पाए जाते हैं, 2 ही कुंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और डीएनए का साधारण नाम क्या है, तो डीएनए का साधारण नाम जैसे आनुवंशिक पदार्थ हो गया, वंशागत पदार्थ हो गया। ठीक है, कौन कौन से नाम हो जाएंगे, तो इसका जैसे आनुवंशिक पदार्थ, वंशागत पदार्थ, केंद्रक द्रव्य, जैविक घड़ी, अमीनो की लंबी श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, इन सब नामों से इनको क्या कहता है, जाना जाता है। क्या होगा, इनको जाना जाता है। ठीक है, जो डीएनए के घटक होते हैं, तो डीएनए किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो डीएनए जैसे फास्फेट समूह हो सकता है, एक डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, और एक नाइट्रोजन क्षार हो सकते हैं। और डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर आकार के आधार पर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, आकार के हिसाब से डीएनए 2 प्रकार की होती है। एक होती क्या होती है, वृत्तीय डीएनए, दूसरा होता है रेखीय डीएनए। आकार के आधार पर डीएनए कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन सा, वृत्तीय डीएनए और रेखीय डीएनए। क्योंकि जो डीएनए गोल होगा तो उसे कहा जाएगा वृत्तीय डीएनए, जो कहाँ पाए जाते हैं, पूर्व केंद्र की कोशिका मतलब जीवाणुओं में पाए जाते हैं। और रेखीय डीएनए कहाँ पाई जाएगी, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, और ये इस तरीके से संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, संरचना के आधार पर डीएनए 5 प्रकार की होती है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए, ये इस प्रकार के होते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो इस तरीके से बने होते हैं, इस तरीके से बने होते हैं। तो जो हमें बॉक्स देख रहे हैं, ये जो हमारे पास है, जो हमें कुंडल दिखाई दे रहा है, जिस कुंडल में न्यूक्लियोटाइड की संख्या 11 होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे एडीएनए, मतलब कि एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन, थायमिन से एडेनिन, ये संख्या कितनी होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो जिस डीएनए के खंड या कुंडल में 11 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसे ए डीएनए, जिसमें 10 होगा उससे बी डीएनए, जिसमें 9 होगा उसे सी डीएनए, जिसमें 8 होगा उसे डी डीएनए, और जिसमें 12 होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे जेड डीएनए कहा जाता है।
तो जिस डीएनए की एक कुंडल में यदि 11 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसे ए डीएनए, जिसके डीएनए में, जिसके कुंडल के डीएनए में क्या होगा 10 न्यूक्लियोटाइड्स होगा उसे बी डीएनए, जिसमें 9 होगा सी डीएनए, जिसमें 8 होगा डी डीएनए, जिसमें 12 होगा उसे क्या कहेंगे, उसे जेड डीएनए के नाम से क्या होता है, उसे जाना जाता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो डीएनए का कार्य क्या है, तो डीएनए के अनेकों कार्य होते हैं। ठीक है। जैसे डीएनए के निम्नलिखित कार्य, जैसे गुणसूत्र का निर्माण करना, डीएनए अंगुली छाप करना, जीन थेरेपी में सहायक होना, आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह में सहायक होना, आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रह करना और डीएनए के द्विगुणन में सहायक होना। ठीक है। फिर माता से क्या है, पुत्रों की पहचान करना। ठीक है। आनुवंशिक सूचनाओं के प्रवाह में सहायक होना, कोशिका वृद्धि मरम्मत में सहायक होना। ठीक है। और कोशिका कहाँ कहाँ से पाया जा सकता है, तो कोशिका हमारे शरीर के हर एक भागों से प्राप्त किया जा सकता है। सीधी सीधी बात, जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए हमारे शरीर के क्या होता है, हर एक भाग से क्या होता है, वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो हमारे पास जो डीएनए होता है, तो डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मेशन नामक वैज्ञानिक ने 1869 में कहाँ से किया था। डीएनए की खोज सबसे पहले फ्रेडरिक मेशन नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में कहाँ से किया था, उन्होंने पश्चिम बंगाल से किया था। तो चलिए हमारा एक छोटा सा सवाल है, आप हमें बताइए कि डीएनए प्रकाश के किस रंग में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। ठीक है। यदि जिसको भी आंसर मिलता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेज सकते हैं। तो फिर से एक बार हम आपको क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, आपको हमें छोटा सा एक आंसर देना है कि डीएनए प्रकाश के किस रंग में सबसे अधिक सक्रिय होता है। जैसे प्रकाश कैसे क्या हो सकता है, जैसे हरा हो सकता है, लाल हो सकता है, ठीक है, गुलाबी हो सकता है, पीला हो सकता है, सफेद हो सकता है, नीला हो सकता है, बैंगनी हो सकता है। तो किस रंग में डीएनए सबसे अधिक सक्रिय भाग में होता है, बोला कि कौन सा रंग पाएगा तो सबसे अधिक सक्रिय हो जाएगा। ठीक है। तो फटाफट क्या है इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में क्या है, लिखो, उसको सेंड करते रहिए। ठीक है। और हम आपको जानकारी आगे देते रहेंगे। तो जो डीएनए होता है, तो डीएनए की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मेशन नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में कहाँ से किया था, पश्चिम बंगाल से किया था। और डीएनए का पिता फ्रेडरिक वाटसन क्रिक को कहना था। किसको बोलते हैं, वाटसन क्रिक को। क्यों, क्योंकि इन्होंने ना सबसे पहले क्या दिया था, इन्होंने सबसे पहले डीएनए की द्विपारी संरचना को प्रतिपादित किया था। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें डीएनए का क्या बोलते हैं, इन्हें डीएनए का पिता कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इन्हें डीएनए का पिता कहा जाता है। और डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसने दिया था, तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना सबसे पहले किसने दिया था, फ्रैंकलिन और विल्किंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। और डीएनए का टूटना बनना पॉलीमरेज श्रृंखला तो कह ही सकते हैं, साथ साथ इसे द्विगुणन भी कहा जाता है। डीएनए टूटा और बन गया। ठीक है। और एक कोशिका में डीएनए की कितनी लंबाई होती है, तो 2.5 मीटर लंबाई होती है। कितनी लंबाई होगी, 2 या 2.5 मीटर लंबाई होता है। और संपूर्ण लंबाई कितना होगा, 25 अरब लंबाई होगा। कितना होगा, 25 अरब लंबाई होता है। और एक मानव के शरीर में क्या ग्राम डीएनए पाया जाएगा, तो मानव के शरीर में लगभग क्या पाया जाता है, 80 से 100 ग्राम डीएनए पाई जाती है। क्या पाई जाएगी, 80 से 100 ग्राम डीएनए पाई जाती है। ठीक है। और डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल इसलिए कहा गया ना, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और डीएनए को न्यूक्लियस शब्द सबसे पहले किसने दिया था, किसने दिया था, तो फ्रेडरिक मेशन नामक वैज्ञानिक क्या दिया था, उसने न्यूक्लियस शब्द दिया था। क्या दिया था, न्यूक्लियस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है। और डीएनए ही वह पदार्थ है जो आनुवंशिक सूचनाओं के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। क्या होंगे, आनुवंशिक सूचनाओं के क्या होते हैं, ये वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है। और साथ साथ जो डीएनए होता है ना, ये सांप की भांति एक दूसरे से क्या होते हैं, ये उलझे होते हैं। किसकी तरह होंगे, ये सांप की भांति एक दूसरे से उलझे होते हैं। ठीक है। और साथ साथ डीएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र के यस अवस्था में होता है। कहाँ होगा, कोशिका चक्र के यस अवस्था में पाई जाती है। जिसके द्वारा क्या करता है, ये अपनी संख्या को क्या करते हैं, ये बढ़ाते रहते हैं। क्या करेंगे, अपनी संख्या को ये बढ़ाते रहते हैं। जिसके कारण क्या हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकता है। इन सारी चीजों का क्या हो सकता है, ये उपयोग कर सकते हैं। ठीक है।
तो यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।